नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करें। यहाँ हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की जो कि सॉइल को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। एक वो जो सॉइल के ग्रेन पर डिपेंड करती हैं, यानी सॉइल के पर्टिकुलर पार्टिकल पर, इंडिविजुअल पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, और दूसरी जो सॉइल के पूरे सैंपल यानी एज अ होल यानी कि सॉइल एग्रीगेट पर डिपेंड करती हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट जो सॉइल ग्रेन पर डिपेंड करती हैं, एंड सेकंड जो सॉइल एग्रीगेट पर डिपेंड करती हैं। जो प्रॉपर्टी सॉइल ग्रेन पर डिपेंड करती हैं उनको हम कहते हैं क्या? सॉइल ग्रेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। और जो सॉइल एग्रीगेट पर डिपेंड करती हैं उनको क्या कहते हैं? सॉइल एग्रीगेट इंडेक्स प्रॉपर्टीज़। अब सॉइल ग्रेन पर जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड है ग्रेन शेप। सो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हम सीव एनालिसिस से पता करते हैं या फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस से पता करते हैं। ग्रेन शेप की बात करें अगर, तो ग्रेन का शेप जो है वो बल्की हो सकता है या फ्लेकी हो सकता है या निडल शेप हो सकता है। अब इसके बाद आते हैं हम सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज़ पर। तो इसमें सबसे पहले है यूसीएस यानी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसे यू से डिनोट किया जाता है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड अटरबर्ग लिमिट्स। इसके बाद है सेंसिटिविटी, और फिर थिक्सोट्रॉपी और सॉइल एक्टिविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, यहाँ हम बाकी की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कोर्स सॉइल का किया जाता है बाय सीव एनालिसिस, और फाइन सॉइल का किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन मेथड। सॉइल फ्रैक्शन जो कि 4.75 mm की सीव पर आकर रिटेन हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके ऊपर जो भी है उसे हम कह देंगे ग्रेवल, उसे कह देंगे हम ग्रेवल फ्रैक्शन, और इसको भेज देंगे कोर्स सीव एनालिसिस के लिए। सॉइल का वो फ्रैक्शन जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाए उसको हम कह देते हैं फाइन सॉइल फ्रैक्शन, उसे भेज देते हैं हम फाइन सीव एनालिसिस के लिए। फिर फाइन सॉइल सैंपल में से भी जो फ्रैक्शन 0.075 mm की सीव को भी पास कर जाता है उसको हम भेज देते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए। देन कोर्स सीव एनालिसिस क्या होता है? सो कोर्स सीव एनालिसिस में हम कौन कौन सी सीव को यूज़ करते हैं? 80 mm की सीव, 20 mm की सीव, 10 mm की सीव एंड 4.75 mm की सीव। ये 4 सीव को यूज़ किया जाता है कोर्स सीव एनालिसिस के लिए। कोर्स सीव एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, जैसे कि परसेंटेज वेट रिटेन्ड। मान लीजिए ये जो सीव है पर्टिकुलर 20 mm वाली, इस पर जितना भी मटेरियल आकर रिटेन्ड हुआ है उसको बोल दिया जाएगा WI, यानी इस पर्टिकुलर I जो सीव है इस पे जो भी मटेरियल रिटेन हुआ है उसका वेट हो गया WI, डिवाइड बाय वेट ऑफ द टोटल सैंपल इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा परसेंटेज वेट रिटेन्ड ऑन ith सीव, यानी कि उस पर्टिकुलर सीव पर कितना परसेंटेज वेट रिटेन हुआ है। फिर है क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड, यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड अप टू ith सीव, यानी अगर हम बात करें 10 mm की सीव तो 10 mm की सीव तक आते आते कितना मटेरियल रिटेन्ड हो चुका है, उसमें 80 mm वाला मटेरियल भी आ जाएगा, 20 वाला भी आ जाएगा और 10 वाला भी आ जाएगा। तो वेट ऑफ द सॉइल रिटेन्ड अप टू ith सीव डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 करने से क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड आ जाएगा। फिर परसेंटेज फाइनर देन ith सीव, यानी कि परसेंट n जो बोला जाता है, तो परसेंटेज फाइनर को निकालते हैं 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन्ड से, यानी जो भी पर्टिकुलर सीव है उसका हम पहले क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन निकालेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो उस सीव का परसेंटेज फाइनर निकल कर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है फाइन सीव एनालिसिस। फाइन सीव एनालिसिस में कौन कौन सी सीव को यूज़ किया जाता है? 2 mm की सीव, 1 mm की सीव, 6 mm की सीव, 0.425 mm की सीव, 0.150 mm की सीव एंड 0.075 mm की सीव। ये सारी सीव का यूज़ किया जाता है फाइन सीव एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एक ग्राफ है
जहाँ पर एक्स एक्सिस पर रखा जाता है सीव साइज़ को, यानी कि आप बोल सकते हो डाया ऑफ पार्टिकल्स, और वाई एक्सिस पर रखा जाता है परसेंटेज फाइनर को, यानी कि परसेंट एन। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है यानी कि साइज़ ऑफ पार्टिकल, ये होती है सेमी लॉग, यानी कि लॉग स्केल पर बनाई जाती है, और जो वाई एक्सिस है ये नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाई जाती है। तो इसलिए इस ग्राफ को सेमी लॉग ग्राफ कहा जाता है। ये ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरह का एस शेप का आता है। अगर एस शेप का ग्राफ आता है तो यानी ग्राफ सही बना है। इम्पॉर्टेंट डाटा जो हमें इस ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझना है वो है ग्रेन साइज करस्पॉन्डिंग टू 60% फाइनर इज कॉल्ड D60। इसी तरह ग्रेन साइज करस्पॉन्डिंग टू 30% फाइनर इज कॉल्ड D30। इसी तरह ग्रेन साइज करस्पॉन्डिंग टू 10% फाइनर इज कॉल्ड D10। अब ये जो हम बोल रहे हैं D60 या D30, तो इसका मतलब क्या है? कहीं पर अगर लिखा है D60 तो इसका मतलब है कि 60% पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर साइज से छोटे हैं एट गिवन वेट। जब हम बाय वेट कैलकुलेशन करेंगे तो 60% पार्टिकल उस गिवन साइज से छोटे हैं। इसी तरह D10 जो है, D10 को बोला जाता है इफेक्टिव साइज और D50 को बोला जाता है एवरेज साइज। फिर आते हैं शेप पैरामीटर्स। शेप पैरामीटर्स दो होते हैं, CU यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड CC कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60 अपॉन D10 एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10। वेल ग्रेडेड सॉइल उसे बोला जाता है जिसमें ऑल साइज के पार्टिकल्स होंगे, यानी बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, यानी ग्रेजुअली रिड्यूसिंग या इंक्रीजिंग हर साइज़ का पार्टिकल इस तरह की सॉइल में होगा, उसको बोला जाता है वेल ग्रेडेड सॉइल। फिर किसी किसी सॉइल में हो सकता है कि एक ही साइज़ के पार्टिकल ज़्यादा हों, अलग अलग साइज़ के ना हों, इस तरह की सॉइल को बोल दिया जाता है पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड का मतलब यहाँ पे हर साइज़ के पार्टिकल नहीं है, ज़्यादातर पार्टिकल एक ही साइज़ के हैं। फिर आता है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड ऐसी सॉइल होती है जहाँ पर एक साइज़ का पार्टिकल है, फिर बीच के कुछ पार्टिकल साइज़ गायब हैं, और फिर एक अगला साइज़ है, फिर बीच के कुछ गायब हैं। तो इस तरह की सॉइल को कहा जाता है गैप ग्रेडेड। देन अगर CU यानी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ग्रेटर है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस तरह की सॉइल को हम कह देंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर CU 6 से ज़्यादा है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस तरह की सॉइल को हम कह देंगे वेल ग्रेडेड सैंड। और अगर CU की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आ रही है, तो इस तरह की सॉइल को हम कहेंगे पुअरली ग्रेडेड सॉइल। फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे आते हैं। जो सॉइल फ्रैक्शन 0.075 mm की सीव के भी पार चला जाता है, उसको हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस से टेस्टिंग करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो प्रोसेस है ये बेस्ड होती है स्टोक्स लॉ पे। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल पार्टिकल है और वो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग मीडियम में छोड़ दिया जाए, तो वो नीचे जाएगा और एक पॉइंट के बाद वो एक स्टेबल वेलोसिटी को गेन कर लेगा, जैसे कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, और वो उसी के साथ नीचे गिरता रहेगा इनफाइनाइटली लॉन्ग मीडियम में। तो इस लॉ में फॉर्मूला आता है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड माइनस यूनिट वेट ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय 18 इंटू डायनेमिक विस्कोसिटी इंटू डायामीटर ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम डाया ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं बाय पुटिंग अप ऑल द अदर वैल्यूज़। इसी तरह अगर हम डायनेमिक विस्कोसिटी की जगह काइनेमेटिक विस्कोसिटी रख दें, तो फिर ये फॉर्मूले में यूनिट वेट की जगह डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय 18 इंटू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंटू डी का स्क्वायर। सो डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो म्यू से डिनोट की जाती है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वहीं पर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जैसे ईटा या न्यू से डिनोट किया जाता है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लिमिटेशन स्टोक्स लॉ के क्या क्या हैं? पहला, स्टोक्स लॉ में हम अज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल्स तो अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं सॉइल में। सेकंड, जो अजम्पशन हम करते हैं कि जो मीडियम है जिसमें पार्टिकल फॉल कर रहा है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बट लैब में तो एक जार होता है जिसकी जो डेप्थ है वो फाइनाइट होती है।
थर्ड जो अजम्पशन हम करते हैं स्टोक्स लॉ में कि पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल होगा, बट सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्जेस होते हैं, तो जब वो फॉल कर रहे होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट होकर वो फ्लॉक बना लेते हैं, यानी झुंड बना लेते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम ट्रीट नहीं करेंगे, यानी सॉइल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे टेस्टिंग से पहले, तो असल में जो फॉर्मूले से हम डायामीटर निकालेंगे वो पार्टिकल का ना होकर वो फ्लॉक का डायामीटर हो जाएगा। तो इसलिए सॉइल पार्टिकल्स को ट्रीट करना, न्यूट्रल करके ही टेस्ट करना ज़रूरी है। फोर्थ जो लिमिटेशन है, स्टोक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है सिर्फ पार्टिकल साइज 0.2 mm से लेकर 0.0002 mm तक के लिए, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल 0.2 mm से बड़ा होगा तो वो टर्बुलेंस करता है जब वो मीडियम में फॉल कर रहा होता है, और अगर कोई पार्टिकल 0.0002 mm से छोटा है तो वो ब्राउनियन मोशन में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको ऑब्जर्व कर पाना, स्टडी कर पाना मुश्किल हो जाता है, वो ऐसा वाइब्रेशन करने लगता है ब्राउनियन मोशन में जाकर। तो ये सब कुछ थे लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। इसके बाद हम आते हैं अटरबर्ग लिमिट्स पर। तो बेस्ड ऑन वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल की कंसिस्टेंसी की 4 स्टेजेस हो सकती हैं, या तो सॉइल सैंपल सॉलिड स्टेट में होगा, या सेमी सॉलिड में होगा, या प्लास्टिक में होगा, या लिक्विड स्टेट में होगा। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, सपोज करिए यहाँ पर पहले एक कीचड़ जैसी मिट्टी थी, ठीक है, तो वो अभी फ्लो हो सकती है, तो वो लिक्विड स्टेट में हम कहेंगे उसको। फिर हमने उसको थोड़ा हीट किया, उसमें से मॉइस्चर को रिड्यूस किया, तो वो धीरे धीरे फिर लिक्विड स्टेट से आ जाएगी एक ऐसी स्टेट में जहाँ पर हम उसको अगर कोई शेप दें तो वो उसको गेन करके रख पाएगी, यानी कि प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। फिर हम अगर उसको और हीट कर दें तो वो प्लास्टिक स्टेट से चली जाएगी सेमी सॉलिड स्टेट में, यानी अब वो उतना शेप गेन नहीं कर पाएगी, वो थोड़ी हार्ड होने लगेगी। और अगर हम फर्दर उसको हीट अप कर दें, उसमें से मॉइस्चर रिड्यूस कर दें, तो वो एक सॉलिड स्टेट में चली जाएगी, और इसके बियॉन्ड वो उसमें से मॉइस्चर का लॉस नहीं होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो और कम नहीं होगा। तो ऐसी जो स्टेट आएगी वो होगी सॉलिड स्टेट, जब और फर्दर वॉल्यूम का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, तो वो चली जाएगी सॉलिड स्टेट में। तो इस तरह से अटरबर्ग ने सॉइल को स्टडी किया और अलग अलग लिमिट्स बताई। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ये जो जोन है जहाँ पर सॉइल जो है सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट से तो वो मॉइस्चर कंटेंट जिसमें सॉइल के सभी जो पोर्स हैं, जो वॉइड्स हैं, वो लीस्ट वाटर कंटेंट जिस पे सारे के सारे पोर्स पानी से भर जाएंगे, यानी मिट्टी सैचुरेट हो जाएगी, उसको कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के पहले वॉल्यूम ऑफ सैंपल कांस्टेंट रहता है, श्रिंकेज लिमिट के बाद बियॉन्ड आने पर वॉल्यूम ऑफ सैंपल में चेंजेस आते हैं। तो श्रिंकेज लिमिट इज द लीस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल गेट्स फुल्ली सैचुरेटेड। नेचुरली वाटर कंटेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में लाई करता है नेचुरली सॉइल्स में। फिर आते हैं हम लिक्विड लिमिट पर। लिक्विड लिमिट क्या है? सॉइल हैव नेग्लिजिबल शियर स्ट्रेंथ, ऐसा वाटर कंटेंट जहाँ पर आकर सॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ है वो नेग्लिजिबल हो गई है, और वो नेग्लिजिबल कितना होता है? लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सभी सॉइल्स के लिए। ये जब वाटर कंटेंट आ जाएगा जहाँ पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ लगभग 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर आ गई है, इस लिक्विड लिमिट को हम, इस वाटर कंटेंट को हम कह देंगे लिक्विड लिमिट। या फिर दूसरे तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिनिमम वाटर एट विच सॉइल हैव टेंडेंसी टू फ्लो, यानी वो सबसे मिनिमम वाटर की मॉइस्चर कंटेंट जिस पे मिट्टी जो है वो फ्लो होना चालू हो जाए। देन लिक्विड लिमिट मीजर्ड बाय कासाग्रांडे अपैरेटस एंड कोन पेनिट्रेशन। इन दो मेथड से हम सॉइल का लिक्विड लिमिट पता लगाते हैं। लिक्विड लिमिट किसी सॉइल सैंपल की जितनी ज़्यादा होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। देन कासाग्रांडे अपैरेटस। कासाग्रांडे अपैरेटस का जो आउटकम होता है वो इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया जाता है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं वाटर कंटेंट जो कि वेरी होता है, और एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ऑफ ब्लोज कैसे? कासाग्रांडे अपैरेटस में इस तरह का एक बाउल होता है और यहाँ पर एक चाबी जैसी बनी होती है, उसको आप घुमाओगे तो ये बाउल ऊपर जाता है और नीचे रबर के बने एक पैड पर वापस आके टकराता है। तो नंबर ऑफ ब्लोज काउंट किए जाते हैं कि कितनी बार ये टकराया है। तो एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं इन द लॉग स्केल, लॉग स्केल में इनको किया जाता है, और वाई एक्सिस पर वाटर कंटेंट होता है नॉर्मल स्केल पर। तो इस तरह से इसमें एक ग्राफ बनाया जाता है जहाँ पर सपोज करिए पहले मॉइस्चर कंटेंट था W1 और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ ब्लोज आए वो आए log N1, इस तरह से। फिर हमने मॉइस्चर कंटेंट को वेरी किया और फिर से टेस्ट किया, तो जो नंबर ऑफ ब्लोज आए वो आए log N2। तो
W1 जब वाटर कंटेंट था तो ब्लोज आए थे N1, जब W2 वाटर लिमिट था तो नंबर ऑफ ब्लोज आए N2। तो फिर हमने ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ को बोला जाता है फ्लो कर्व। कासाग्रांडे अपैरेटस के रिजल्ट में जो ग्राफ बनता है वो होता है फ्लो कर्व, और इस कर्व का जो स्लोप है उसको बोला जाता है फ्लो इंडेक्स, उसको डिनोट किया जाता है IF से, फ्लो इंडेक्स। और फ्लो इंडेक्स हमें क्या बताता है? फ्लो इंडेक्स बताता है W1 माइनस W2 डिवाइड बाय log 10 N2 बाय N1, ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्लो इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा जिस सॉइल का, उस सॉइल में रेट ऑफ लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन वाटर कंटेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फ्लो इंडेक्स ये बताता है हमें। फिर सेकंड जो मेथड है वो है कोन पेनिट्रेशन। कोन पेनिट्रेशन जो है ये रिकमेंड किया जाता है बाय IS कोड, और स्टैंडर्ड कोन इसमें यूज़ की जाती है जिसको सॉइल में पेनिट्रेशन करवा के रखा जाता है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद कोन को निकाल के देखते हैं, अगर पेनिट्रेशन 20 mm से कम है तो फिर से सॉइल को निकाला जाता है, उसमें फिर से मॉइस्चर ऐड किया जाता है और फिर से प्रोसेस रिपीट की जाती है, फिर से पेनिट्रेशन करके देखा जाता है 30 सेकंड्स के लिए। जब तक पेनिट्रेशन 20 से 30 mm के बीच में नहीं आ जाता तब तक रिपीट किया जाता है। तो इस टेस्ट में रिजल्ट ऐसे निकाला जाता है कि वो वाटर कंटेंट जिस पर स्टैंडर्ड कोन 25 mm का पेनिट्रेशन छोड़ देगी वो वाटर कंटेंट बोल दिया जाएगा लिक्विड लिमिट। तो इस तरह से स्टैंडर्ड कोन जो है पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है फॉर द लिक्विड लिमिट। इसके बाद है प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट को WP से यानी वाटर कंटेंट P से दिखाया जाता है। प्लास्टिक लिमिट इज वाटर कंटेंट एट विच सैंपल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू प्लास्टिक स्टेज। सो जिस वाटर लिमिट पर जो हमारा सॉइल सैंपल है वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा, वो वाला वाटर कंटेंट बोला जाएगा प्लास्टिक लिमिट। वाटर कंटेंट एट विच रोल्ड थ्रेड ऑफ डाया 3 mm, मिट्टी जो है उसको ली और पतले पतले थ्रेड बनाए, कितने डाया के? 3 mm के। तो वो वाटर कंटेंट जिस पे 3 mm डाया के पतले पतले रोल्ड थ्रेड जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएं, क्रम्बल होना शुरू हो जाएं, उस वाटर लिमिट को कहा जाता है प्लास्टिक लिमिट। क्ले हैव हाई लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। क्ले जो मिट्टी होती है उनमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट हाई होती है। सैंड और ग्रेवल के मामले में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट लेस होती है। प्लास्टिक लिमिट जो है ये डिपेंड होती है अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले मिनरल, यानी क्ले में कौन सा मिनरल है उसके ऊपर डिपेंड होगी उसकी प्लास्टिक लिमिट। इसके बाद है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को WS से दिखाया जाता है। ये लीस्ट वाटर कंटेंट एट विच डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% हो जाए उस वाटर कंटेंट को कहा जाता है श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट के फॉर्मूले हमें याद जो करने हैं, WS इज इक्वल टू W1 माइनस ब्रैकेट V1 माइनस VD अपॉन WD इंटू गामा W, ये हमें देगा श्रिंकेज लिमिट। एंड सेकंड जो फॉर्मूला हमें याद करना है वो है G इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट में गामा W अपॉन गामा D माइनस WS अपॉन 100। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि श्रिंकेज लिमिट से रिलेट करते हैं और ये हमें याद करने हैं। इसके बाद श्रिंकेज रेशो जिसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, ये क्या है? गिवन वॉल्यूम ऑफ चेंज इन सॉइल का रेशो है विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट, यानी R इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 एंड डिवाइड बाय जो भी मॉइस्चर में चेंज आया है W1 माइनस W2। तो ये जो रेशो है ये हमें दे देगा श्रिंकेज रेशो R को पता करने के लिए हम गामा D अपॉन गामा W भी यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द श्रिंकेज रेशो। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पता करने के लिए इसको डिनोट किया जाता है VS से एंड फॉर्मूला है V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100, और दूसरा फॉर्मूला है R यानी श्रिंकेज रेशो इंटू W1 माइनस WS। इसके बाद डिग्री ऑफ सेचुरेशन DOS इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल माइनस वॉल्यूम ड्राई डिवाइड बाय वॉल्यूम इनिशियल इंटू 100। ये करने से हमें डिग्री ऑफ श्रिंकेज पता चल जाएगा। इसके बाद है लीनियर श्रिंकेज। लीनियर श्रिंकेज को हम LS से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला है इसका 1 माइनस ब्रैकेट 100 अपॉन 100 प्लस WS, और 100 अपॉन 100 प्लस WS का क्यूब रूट कर देना है हमें और फिर मल्टीप्लाई कर देना है पूरे को 100 से। तो इस तरह से हम लीनियर श्रिंकेज जो है वो पता लगा सकते हैं। देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करने पर हमें एक नंबर मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सो ड्यू टू क्ले मिनरल्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ये डिपेंड किस पे होता है? क्ले मिनरल्स के ऊपर।
नो प्लास्टिक जोन इन कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के केस में हमें कोई भी प्लास्टिक जोन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट ओवरलैप करेगी, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल 0 हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लासिफिकेशन सॉइल का किया जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेस पे। जैसे कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो सॉइल को नॉन प्लास्टिक बोला जाएगा, 1 से 5 के बीच में है तो स्लाइट प्लास्टिक बोला जाएगा, 5 से 10 के बीच में तो लो प्लास्टिक बोला जाएगा, 10 से 20 के बीच में तो मीडियम प्लास्टिक, 20 से 40 के बीच में तो हाईली प्लास्टिक, एंड 40 से ज़्यादा है अगर तो वेरी हाई प्लास्टिक। तो इस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर हमारे पास दो तरह की सॉइल हैं, X% है सॉइल 1 जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है IP1, और दूसरी जो सॉइल है वो है Y% और उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो है IP2। दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो मिक्स होकर जो सैंपल आएगा उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, तो IP मिक्स निकालने के लिए हम करेंगे X इंटू IP1 प्लस Y इंटू IP2 डिवाइड बाय X प्लस Y। इस तरह करने से हमें जो मिक्स करके जो सैंपल बनता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है श्रिंकेज इंडेक्स। श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू IS से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू WP माइनस WS, और ये हमें बताता है सेमी सॉलिड स्टेट के बारे में। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको IC से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है WL माइनस W नेचुरल, यानी जो नेचुरल स्टेट में वाटर कंटेंट है, सो WL माइनस W डिवाइड बाय IP। ये करने से हमें मिल जाएगा क्या, कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC। देन IC अगर 0 से कम है तो सॉइल को हम कहेंगे लिक्विड स्टेट में, 0 से 1 के बीच में तो प्लास्टिक स्टेट में, एंड 1 से ज़्यादा है IC तो हम कहेंगे सॉइल जो है वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसी तरह एक और इंडेक्स होता है लिक्विडिटी इंडेक्स IL। सो लिक्विडिटी इंडेक्स IL इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय IP। ये करने से हमें मिल जाएगा लिक्विडिटी इंडेक्स। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है IC प्लस IL, यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है IP डिवाइड बाय IF, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। मोस्टली जो सॉइल्स हैं उनका जो टफनेस इंडेक्स है वो 0 से 3 के बीच में लाई करता है। अगर किसी सॉइल का टफनेस इंडेक्स 1 से कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो सॉइल है वो प्लास्टिक लिमिट पर ईजिली क्रशेबल है, ईजिली क्रश हो जाएगी। अगली जो टर्म है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को ST से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है QU अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में डिवाइड बाय QU रिमोल्डेड कंडीशन में। एट सेम वाटर कंटेंट कंसिस्टेंसी इन क्ले गेट्स अल्टर्ड ऑन रिमोल्डिंग। जैसे ही किसी क्ले सैंपल को रिमोल्ड किया जाता है तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाती है, इवन दो वाटर कंटेंट सेम है फिर भी। तो ये होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी सॉइल में जो सॉलिड्स थे वो कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, या फिर जो मॉइस्चर था, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इस वजह से कंसिस्टेंसी चेंज हो गई। ST रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी किसी क्ले सैंपल में रीमोल्डिंग की वजह से कितना डिस्टर्बेंस आ गया है, इसको न्यूमेरिकली हम नापते हैं बाय ST के बेस पर सॉइल को क्लासीफाई इस तरह से किया जाता है। ST की वैल्यू अगर 1 से 4 है तो सॉइल को बोला जाएगा नॉर्मल, 4 से 8 के बीच में है तो बोला जाएगा सेंसिटिव, 8 से 15 के बीच में है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एंड 15 से ज़्यादा है तो क्विक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टी बाय विच सॉइल रीगेन्स लॉस्ट शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट, यानी किसी सॉइल सैंपल को हमने अगर रिमोल्ड किया तो पहले उसकी शियर स्ट्रेंथ यहाँ पर थी, देन हमने चूंकि रिमोल्ड किया है तो पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए तो शियर स्ट्रेंथ घट गई, फिर उसको अगर हमने थोड़ा देर छोड़ दिया तो सॉइल जो है वापस अपने पार्टिकल्स को अरेंज कर लेगी और थोड़ी बहुत शियर स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन कर लेगी। फिर से हमने उसको अगर मोल्ड किया तो फिर से शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, फिर उसको अगर थोड़ा टाइम दे दिया तो वो अपने आप को वापस रीअरेंज कर लेगी, तो फिर से थोड़ी बहुत शियर स्ट्रेंथ आ जाएगी। इस तरह से जो सॉइल की एबिलिटी है टू रीगेन इट्स लॉस्ट शियर स्ट्रेंथ एट सेम वाटर कंटेंट, इस उसको बोला जाता है थिक्सोट्रॉपी। देन नेक्स्ट जो टर्म है वो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU। तो अंडर अ सिंपल कंप्रेशन टेस्ट, सिंपल कंप्रेशन टेस्ट में जो स्टैंडर्ड डायमेंशन वाला सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है सॉइल का,
ये अनकन्फाइंड कंडीशन में जब फेल हो जाता है, उस फेल करने वाले लोड को, जो लोड पर यूनिट एरिया नापा जाएगा, उसको बोला जाता है QU। सो द लोड पर यूनिट एरिया इन अनकन्फाइंड कंडीशन व्हेन अ स्टैंडर्ड सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन फेल्स, दैट लोड पर यूनिट एरिया इज नोन एज QU। QU जो है ये 2 टाइम्स ऑफ CU के बराबर होता है, और जो CU है ये कोहेजन होता है प्योर क्ले का। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी को AC से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज IP यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज C। सो अगर AC की जो वैल्यू है ये 0.75 से कम है तो सॉइल को बोला जाएगा इनएक्टिव। अगर 0.75 से 1.25 के बीच में है तो सॉइल को बोला जाएगा नॉर्मल, और अगर 1.25 से ज़्यादा है तो सॉइल को बोला जाएगा एक्टिव। C जो है ये परसेंटेज अमाउंट होता है ऑफ द क्ले पार्टिकल्स इन द सॉइल सैंपल। AC जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम बोल सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल भी ज़्यादा होगी। AC जितना ज़्यादा होगा, ऑन मॉइस्चर चेंज, वॉल्यूम में चेंज भी उतना ज़्यादा होगा। हाई एक्टिव सॉइल जो है ये प्रिफर नहीं की जाती है फॉर द फाउंडेशन वर्क। देन लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल CP को नापने के लिए हम डेल्टा V अपॉन V0 कर सकते हैं, या फिर डेल्टा H अपॉन H0 कर सकते हैं, या फिर डेल्टा E यानी वर्ड रेशो में जो चेंज आया डिवाइड बाय 1 प्लस इनिशियल वर्ड रेशो कर सकते हैं। तो इन 3 रेशो से हम कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल नाप सकते हैं। कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल को सिंपल प्लेट लोड टेस्ट से नापा जाता है, और इसके बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है सीवियरिटी का, वो इस तरह से है कि अगर कोलैप्सिबिलिटी पोटेंशियल परसेंटेज 0 से 1 के बीच में है तो चिंता की कोई बात नहीं है, नो ट्रबल। 1 से 5 के बीच में है तो मॉडरेट ट्रबल हो सकती है फॉर द स्ट्रक्चर। 5 से 10 के बीच में है तो स्ट्रक्चर को ट्रबल है, यानी कि ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 से 20 के बीच में है अगर तो सीवियर ट्रबल है स्ट्रक्चर को, और अगर 20 से ज़्यादा है तो वेरी सीवियर ट्रबल हो सकती है स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर हमने आज इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और यहाँ पर हमने सेकंड जो हमारा टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टी वो पूरा किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पर। थैंक यू।